हेलो, नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी। रील ऑफ क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आ जाइए हमारे चैनल पर, जुड़िए। आपके लिए MPA DPO की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसका आनंद लेना ना भूलें। कल जैसा कि हमने स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 आपको बताया था, और जो आपने पढ़ा होगा और समझ में भी आया होगा, आज हम स्त्री अशिष्ट रूपण की महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आए हुए हैं। तो इन ऑब्जेक्टिवों को भी एक बार ज़रूर पढ़ें। आइए लगाते हैं हमारे कितने ऑब्जेक्टिव सही जाते हैं। मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव लेकर आता हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का क्रमांक 60 को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली। तो सबसे पहले हमने देखा कि इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली। तो ये 21 दिसंबर 1986 को, 22 दिसंबर 1986 को, 23 दिसंबर 1986 को, 21 दिसंबर 1986 को। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला सही, 23 दिसंबर 1986 को। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 का विस्तार है। तो मैंने आपको बता दूं, इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। कब से विस्तार है संपूर्ण भारत पर? तो 31 अक्टूबर 2019 से इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर माना जाता है। इसलिए इसका आंसर हमारा पहला सही होगा। स्त्री अशिष्ट रूपण का जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत, यानी 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्य पर लागू होता था। अब देखिए तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कहता है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम कब प्रवर्तन में आया है। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि स्त्री अशिष्ट रूपण है, यह लागू कब हुआ था। तो लागू ये हमारा हुआ था 2 अक्टूबर 1987 को, 22 दिसंबर 1986 को, 21 सितंबर 1987 को, या डी ऑप्शन 23 दिसंबर 1986 को। हमारा आंसर होगा इसमें 2 अक्टूबर 1987 को। दोस्तों, तो फिर 23 दिसंबर 1986 को क्या हुआ था? 23 दिसंबर 1986 को इस अधिनियम पर राष्ट्रपति की अनुमति मिली थी। क्वेश्चन अब हम चौथा देखते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2A के अनुसार कोई सूचना, परिपत्र, लेबर, रेफर, अन्य दस्तावेज और इसके अंतर्गत प्रकाश, ध्वनि, धुआं, गैस के माध्यम से कोई दृश्य रूपण होता है, उसे क्या कहते हैं? वितरण, विज्ञापन, स्त्री अशिष्ट रूपण, लेबल। तो इसको हम कहते हैं विज्ञापन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? विज्ञापन। क्वेश्चन पांचवा देखते हैं। तो क्वेश्चन पांचवा आता है, महिलाओं का अशिष्ट रूपण अधिनियम के अधीन विज्ञापन में सम्मिलित है। तो ये राजस्थान APO 2015 में भी क्वेश्चन आया है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ए ऑप्शन में आता है लेबल, बी में आता है रेफर, सी में आता है लेबल और रेफर दोनों,
डी में आता है लेबर, रेफर और सूचना। तो इसका आंसर होगा डी नंबर का सही, डी नंबर का सही, यानी इसमें सभी आती हैं। क्वेश्चन नंबर, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को हम पढ़ते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 2B के अनुसार वितरण से क्या अभिप्राय है? मतलब ये वितरण है, वितरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, इस क्वेश्चन में यह है पूछा गया है। पहला ऑप्शन है नमूने के तौर पर वितरण, दूसरा ऑप्शन है नमूने के तौर पर मुफ्त वितरण, तीसरा ऑप्शन है नमूने के तौर पर विक्रय, चौथा ऑप्शन है नमूने के तौर पर चाहे वह मुफ्त हो या किसी भी प्रकार से। तो इसमें हमारा आंसर होगा चौथा वाला। अब हम सेक्शन यानी क्वेश्चन 7वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा MPADPO 2015 में आया था। इस क्वेश्चन को पढ़िए। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम किस धारा के अंतर्गत महिलाओं का अशिष्ट रूपण को परिभाषित किया गया है? तो एक में हमारा संक्षिप्त नाम और विस्तार है, तो ये तो आंसर हमारा होगा ही नहीं, तो इसको क्रॉस कर देते हैं। बी कहता है, तो बी में है धारा 2C। 2C में क्या है? अशिष्ट रूपण प्रतिषेध। आंसर हमारा सी होगा, लेकिन हम और पढ़ते हैं तो 2F में क्या है? 2F देख लें और 4C देख लें। 4C तो हमारे उसमें है ही नहीं, तो आंसर हमारा होगा सी वाला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अधीन महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिषेध किया गया है? ए राजस्थान APO 2015 पूछा, तो ए में विज्ञापन, बी में वितरण और सी में अशिष्ट रूपण है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा सी। तीसरे नंबर का आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत स्त्री अशिष्ट रूपण में से किसी स्त्री की आकृति या उसके रूप या शरीर या उसके किसी अंग का किसी ऐसी रीति से या ऐसे रूप का चित्रण करना अभिप्रेत है जिसका प्रभाव अशिष्ट हो। नंबर बी यानी दूसरा ऑब्जेक्टिव है, जो स्त्रियों के लिए अपमानजनक या निंदनीय हो। सी ऑप्शन है लोक नैतिक या नैतिक आधार की विकृष्ट, भ्रष्ट या क्षति होने की संभावना हो। चौथा ऑप्शन है सभी, तो इसका आंसर हमारा होगा उपरोक्त में से सभी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। कोई लिखित या चिन्हित संपत्ति, मुद्रित या चित्रित विषय वस्तु जो पैकेज पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है, उसको हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ए वितरण नहीं है, आंसर गलत है। बी में विज्ञापन, ए भी गलत है। सी में अशिष्ट रूपण, ए भी गलत है। अतः इसका आंसर होगा डी वाला। डी में क्या दिया गया है? लेबल दिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 2F क्या कहती है? 2F कहता है हमारा पैकेज के बारे में। तो पैकेज के बारे में F कहता है जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, यानी पैकेज के अंतर्गत क्या क्या आता है। पैकेज में बॉक्स भी आता है, बिल्कुल आता है। कार्टून आता है, बिल्कुल आता है। टिन आता है। अतः इसका आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों?
इसका आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन सही है, क्योंकि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम के अधीन महिलाओं का अशिष्टरूपण करने वाले विज्ञापन का प्रतिषेध। तो विज्ञापन का प्रतिषेध हम धारा 3 में पढ़ते हैं, तो ये हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 12 का ये सही हो जाएगा। धारा 4 में, धारा 5 में, धारा 6 में, इनमें क्या पढ़ते हैं तो ये आप रिवाइज कर लें, ये सभी चीज़ें आपको आना चाहिए। आंसर नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है धारा 4 की कोई बात किसी ऐसी पुस्तका, कागज पत्र या स्लाइड या फिल्म या लेख या रेखा चित्र, फोटो चित्र, आकृति को लागू नहीं होती क्या। यानी इसमें हमको पढ़ना है कि धारा 4 हमने डाक द्वारा प्रतिषेध की गई थी, तो अब बता रहा है जो धारा 4 के थे अपवाद वो कौन कौन से हैं, जिसका प्रकाशन लोक कल्याण के लिए होने के कारण न्यायोचित साबित हो जाता है, जो विज्ञान, साहित्य, कला अथवा विद्या या सर्वसाधारण संबंधित अन्य उद्देश्यों के हित के लिए, तो ये ऑप्शन सही है, ये होता है। दूसरा कहता है सद्भावपूर्वक धार्मिक प्रयोजनों के लिए, तो ये भी आंसर सही है। केवल ये सही है, ए और बी दोनों सही है, तो इसमें आंसर वो होगा ए और बी दोनों सही है। ये रहा 14वें नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर। स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के अधीन किसी स्थान में जहां विश्वास करने का कारण है उस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जा रहा हो, प्रवेश करने, तलाशी लेने के बारे में उपबंध कहाँ है, तो धारा 3 में तो नहीं है, 4 भी नहीं है, धारा 5 में तलाशी लेने का उपबंध करता है। एक मिनट जरा, हाँ चलिए, धारा 5 में तलाशी लेने का वो है उपबंध है, कौन लेता है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। धारा 3 में विज्ञापन का प्रकाशनों का प्रतिषेध किया गया है, धारा 4 में डाक द्वारा लेने का प्रतिषेध किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है स्त्री अशिष्टरूपण अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रवेश और तलाशी लेने के लिए शक्ति किसको प्राप्त है, तो इसका हम आंसर पढ़ते हैं सेशन न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई पुलिस अधिकारी। दूसरा ऑप्शन है जिला न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी। तीसरा ऑप्शन है राज्य सरकार द्वारा राजपत्रित कोई अधिकारी। तो इसका आंसर हो जाएगा राजपत्रित द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 16 को, क्वेश्चन नंबर 16 भी यही कहता है, MPADPO का 2015 में के पेपर में यह आया है। स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अधीन प्रवेश करने और तलाशी लेने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है, केंद्र सरकार के पास नहीं है, राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत राजपत्र अधिकारी के पास। बिल्कुल यही आंसर आपका सही है, और किसी भी राजपत्र अधिकारी के पास बिल्कुल नहीं है। आंसर होगा हमारा सी नंबर का सही। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 5(1) के अधीन कोई प्रवेश वारंट के बिना प्रवेश नहीं करेगा। कहाँ पर, ऑप्शन ए कहता है सार्वजनिक स्थान, ऑप्शन बी कहता है वेश्यागृह, ऑप्शन सी कहता है प्राइवेट निवास गृह, ऑप्शन डी कहता है सभी विकल्प सही हैं। तो इसका आंसर होगा सी नंबर का प्राइवेट स्थान में
वारंट के बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, जहां कोई व्यक्ति उपधारा 1 खंड बी या खंड सी के अधीन कोई वस्तु अभिगृहित करता है, वहां यथाशीघ्र उसकी इत्तला देगा। किसको? पुलिस अधिकारी को, सत्र न्यायाधीश को, निकटतम मजिस्ट्रेट को या सभी को। तो ये इत्तला देता है निकटतम मजिस्ट्रेट को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। जो कोई बात इस अधिनियम की धारा 3 या 4 का उल्लंघन करेगा तो प्रथम दोष सिद्धि पर क्या अपराध होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हम लगा दें, बी वाला सही है। बी कैसे सही है तो इसको मैं आपको बता दूंगा। 2 वर्ष या 2000 रुपये तक के जुर्माने से, और पश्चातवर्ती जब अपराध करते हैं तो उसका दंड होता है मिनिमम 6 माह से 5 वर्ष तक, या जुर्माना 10,000 से 1 लाख रुपए तक। तो इसका आंसर हमारा कौन सा होगा दोस्तों? पहला नहीं होगा, दूसरा आंसर हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। जो कोई इस अधिनियम के अधीन धारा 3 या 4 के अधीन उल्लंघन करता है तो पश्चातवर्ती अपराध में क्या दंड होगा? ये मैंने आपको अभी बताया है। 6 माह से कम कारावास नहीं होगा, किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा, होगा, बिल्कुल सही है। जुर्माना 10,000 से कम नहीं होगा, किंतु 1 लाख तक होगा, बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों सही है, केवल आ सही है। तो इसका आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी नंबर का हो जाएगा। दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को हम देखते हैं। स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा कंपनी के अपराध के बारे में बात करती है? आइए हम देखते हैं कौन सी धारा है जो कंपनी के बारे में बात करती है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेक्शन 7 को। सेक्शन 7 कहता है हमारा कंपनी के बारे अपराध में। तो सर फिर सेक्शन 8 क्या कहता है? सेक्शन 8 कहता है कि अपराध संज्ञेय होंगे और जमानतीय होंगे। कैसे होंगे? संज्ञेय होंगे और जमानतीय होंगे। फिर सर सेक्शन 9 क्या कहता है? सेक्शन 9 कहता है केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति के बारे में। फिर सर सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति के बारे में। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है स्त्री अशिष्टरूपण की कौन सी धारा ये बताती है कि अपराध संज्ञेय होंगे, जमानती होंगे? तो अपराधों की प्रकृति जो बताई जाती है सेक्शन 8 में बताई जाती है। सेक्शन 8 कहता है, सेक्शन 7 जैसा कि अभी बताया कि सेक्शन 7 में कंपनी द्वारा अपराध है। सेक्शन 9 में केंद्र सरकार नियम बना रही है। सेक्शन 10 में विधानमंडल वो के संसद के समक्ष अधिनियमों को बनाए जा रहे हैं। आगे देखते हैं हम सेक्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्त्री अशिष्टरूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के अंतर्गत अपराध कैसे होते हैं? राजस्थान एपीओ 2015 में क्वेश्चन आया है। तो अपराधों की प्रकृति ए कहता है असंज्ञेय होंगे, बिल्कुल गलत आंसर है। बी कहता है अजमानतीय होंगे, बिल्कुल आंसर गलत है। ना तो जमानतीय होंगे ना संज्ञेय होंगे, ए भी आंसर गलत है। इसलिए
हमारे पास आंसर बचता है डी। जब 3 आंसर नहीं है तो हमारा आंसर सही होगा, डी नंबर का सही है। डी कैसा होगा? संज्ञेय होंगे, जमानतीय होंगे। आइए सेक्शन 24 को देखते हैं। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम के अंतर्गत अपराध दंडनीय होंगे। अपराधों की प्रकृति इसमें भी पूछी गई है। तो अपराधों की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों? अपराधों की प्रकृति होती है संज्ञेय और जमानतीय। इसका आंसर होगा बी नंबर का सही। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 में सद्भावपूर्वक कार्रवाई से संरक्षण किसको दिया गया है दोस्तों? वो दिया गया हमारे सेक्शन 9 में। तो फिर सेक्शन 7 में क्या है? सेक्शन 7 कहता है कंपनी द्वारा अपराध। सेक्शन 10 क्या कहता है? सेक्शन 10 कहता है हमारा नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार की। सेक्शन 6 क्या कहता है दोस्तों? ये आपको बताना है। सेक्शन 6 अपराध एवं शास्ति के बारे में बताता है। सेक्शन 6 ऑफेंसेस पेनल्टी के बारे में बताता है। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के उपबंध की पूर्ति के लिए नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास नहीं है, महिला आयोग के पास नहीं है, राष्ट्रीय महिला आयोग के पास नहीं है। इसलिए नियम बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के। ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन 27वां नंबर का। स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को, केंद्र हाईकोर्ट के परामर्श से, राज्य सरकार को, राज्य सरकार राज्यपाल के परामर्श से। तो इसका आंसर होगा केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है अधिसूचना द्वारा। तो आज हमने कल जो पढ़ाया गया एक्ट था उसकी आज ओटियाँ हमने 27 लगभग जितनी ओटी हमारे से बनी हैं उतनी हमने आपको उपलब्ध करा दी। बने रही हमारे इसी प्रकार से चैनल पर आपको तरह तरह की वीडियो MPODPO से संबंधित मिलती रहेंगी। धन्यवाद।